बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लास्टा, आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाक फौज की डॉन लीग्स पर तहकीकात से मुताल्लिक ट्वीट वापस ले ली गई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की आर्मी चीफ और डीजी आईएस के साथ होने वाली जो मुलाकात थी वो बिल आखिर रंग ले आई। डॉन लीग्स पर सिविल मिलिट्री जो मामलात थे वो तय पा गए। वजारत दाखिला की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, मगर मुकम्मल तहकीकाती रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर न आने से ऑपोजिशन की जानिब से सख्त तनकीद की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकम्मल तहकीकाती रिपोर्ट को सामने लाने का मुतालबा, जबकि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एतजाज एहसन ने मरियम नवाज को बचाने के इल्जाम समेत डीजी आईएसपीआर से ट्वीट वापस लेने की बजाय इस्तीफा देने का मुतालबा कर दिया। सवाल यहां पर यह है कि 3 लोगों की इस खबर से मुताल्लिक कुर्बानी दे दी गई, लेकिन क्या इसके बावजूद खबर लीक करने वाले असल सोर्स का कभी पता चल पाएगा? इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के पैरा 18 में आखिर ऐसा क्या था जिसने बिलाखिर फौज की तसल्ली करा दी? डिटेल्स इसकी कंप्लीट आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से की जाने बढ़ेंगे तो कुछ बात करेंगे नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट की, जिसमें एक नया सनसनीखेज मोड़ आ गया। मंसूबे में ताखीर के बायस लागत में 113 अरब रुपए के इजाफे का इंकशाफ हुआ है। ऑडिट हुकाम ने इस नंदीपुर मंसूबे की लागत पर 43 अरब रुपए का जो इजाफा आया उसे बेज़ाब्तगी करार दे दिया। 4 साल गुजरने के बावजूद नैब इंक्वायरी मुकम्मल करने में नाकाम रहा, जबकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी इन ज़कूटा जिनों के सामने बेबस नजर आई। कौमी खजाने को जो 113 अरब रुपए का टीका लगाया गया है उसका असल जिम्मेदार कौन है, ये भी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको बताएंगे कि कुछ रोज कबल इस्लामाबाद के बहरिया टाउन में एक प्रोग्राम रिकॉर्ड किया जा रहा था, जिसके दौरान एक स्टेज गिरा और ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया, मगर खबर छुपाना ही सबसे बड़ी खबर बन गया। इसकी तफसीलात भी हैं, वो आपके सामने रखेंगे। क्लास अब डॉन लीग्स के ऊपर यकीनी बात करेंगे, लेकिन मैं चाह रही हूँ पहले अपने देखने वालों को कुछ चीजें हम बताएं कि 1 मई का हमारा प्रोग्राम था और 29 अप्रैल को एक ट्वीट किया गया था डीजीआईएसपीआर की जानिब से। जब 1 मई को हमारा प्रोग्राम हुआ, हमारे प्रोग्राम में डॉन लीग से मुतालिक जो ट्वीट आया कि इस तमाम तर रिपोर्ट को नोटिफिकेशन को मुस्तरद किया जाता है, उस पर हमारे प्रोग्राम में क्लासेस साहब की जानिब से उस ट्वीट से मुतालिक क्या कहा गया था और एक ट्वीट आज भी किया गया, इस पर भी बात करेंगे। पहले आप वो क्लिप देखें, वापस आए बात करता हूं। ये ख्याल था कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने भी इस पर ज्यादा जल्दी रिएक्ट किया है। उन्हें भी इस तरीके से उन्हें ट्विटर के जरिए इस तरह डिसमिस नहीं करनी चाहिए थी रिपोर्ट। सही। अगर कंसर्न थी, जैसे आमिर कह रहे थे, सारी चीजें तो हो गई हैं। जिस की बल्ली मांगी है, अपने मियां नवाज शरीफ साहब ने कब इनकार किया? मुशाहिदुल्लाह खान साहब बेचारे को इन्होंने ये बल्ली चढ़ाया, वो चढ़ गए। उसके बाद परवेज रशीद की कुर्बानी दी, फातिमा साहब की दी उन्होंने, उसके बाद राव तहसीन को दिया। बच्चे की जान लो का क्या भाई? वो पैनामा में मिल जाएगी, मगर जरा इस तरह तो ना लेना। इस तरह लेने की कोशिश कर रहे हैं। जब उन्होंने कर दी थी, लोगों को हटा दिया था, उन्होंने सब कुछ कर दिया था, उसके बाद मेरा ख्याल है आईएसपीआर का ये कहना है कि डिसमिस कर देना, ये मेरा ख्याल है सिविल अथॉरिटी के लिए एक बड़ा बिग ब्लो था। अब 2 ऑप्शन थे। अब जो इससे मुश्किल में क्या पड़ गया है, अब हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो है, अब उन्होंने ब्लफ कॉल कर लिया है। इन्होंने कहा जी हमने मुस्तरद कर दिया, देन व्हाट नेक्स्ट? अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? मतलब हमारी एस्टेब्लिशमेंट अब क्या करेंगे? उन्होंने जी हम नहीं मानते। अब आपने अपने लिए खुद चैलेंज एक बना लिया। अगर आप उस वक्त ट्वीट ना करते, बेस्ट तरीका यह था कि आर्मी चीफ जो है बाजवा साहब, वो मियां नवाज शरीफ साहब से दोबारा मिलते, जी हमारी कंसर्न्स इसमें एड्रेस नहीं हुई, आप प्लीज फलां चीजें जो करें। मैं ये समझता हूँ ये हेस्टी एक्शन जो किया है ना हमारी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, और इसको उन्होंने आगे से कॉल कर लिया। वो कहते हैं ब्लफ कॉल करना, उन्होंने कर लिया जी हम ये कर सकते थे, हमने कर दिया। आज उसका राणा सनाउल्लाह साहब का वो नहीं देखा कि अगर तो ये सोच समझ के किया है तो फिर एक्शन होना चाहिए, अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है तो रहने दें भाई साहब। वो क्या जो है डीजी आईएसपीआर जो है वो इतनी बड़ी जो है नोटिफिकेशन रिजेक्ट अपने पास से करेंगे, जाहिर है सोच समझ के उन्होंने ऊपर से कंसल्ट करके वो किया है, तो ब्लफ वाली का ब्लफ कॉल कर दिया तो पर मेरा ख्याल ये जरूर समझता हूँ कि कोई पता नहीं आखिर में मसला सिर्फ सिमेंटिक्स का हो, लफाजी का हो, कि जाहिर है फौज इस वक्त कश्मीर ज्यादा आजकल चीफ आर्मी साहब जा रहे हैं क्योंकि वो बड़ा हीटअप हुआ है वहां पे सिचुएशन। ये फिर कुलभूषण यादव वाला मामला मिला के शायद उनकी लफाजी से ही तसल्ली हो। डीजीआईएसपीआर ने जो ट्वीट किया उस पर तो हम बात कर रहे थे, देख रहे थे वो क्लिप के। आमिर साहब ने कहा सोच समझ कर अगर किया तो एक्शन होगा राना सनाउल्लाह साहब के मुताबिक, या फिर मामला सिर्फ लफाजी का। क्लासेस साहब वो ट्वीट तो वापस ले लिया उन्होंने, अब चैलेंज तो लिया था, उसका क्या? मेरा ख्याल है हमने अपनी पोजीशन बड़ी क्लियर कर दी है कि हमारी 1 मई वाले दिन क्या पोजीशन थी, और हमने उस पर बता दिया था, मेरा और मेरी डिस्कशन हुई थी कि ट्वीट करना
और जिस तरीके से ट्वीट को उन्होंने उसमें कहा गया, रिजेक्ट किया गया था, उस वक्त भी कहा था, आज हम ये नहीं कह रहे, आज जो चीज़ें हुई हैं उस दिन भी हमने कहा था कि आपको ये इतना जल्दी रिएक्शन नहीं देना चाहिए था। हुकूमतें जो है ना इस तरीके से नहीं चलती होती कि अगर जब वफाकी हुकूमत ने ब्लंडर मारा था, गलती की थी, आपकी मर्जी की चीज़ें नहीं कर रहे थे, तो फिर वहाँ से बैठ के उसको रिजेक्ट किया जाता है, वो मेरा ख्याल सख्त बात थी। और डेफिनेटली उससे जो सिविलियन एक अथॉरिटी कंप्रोमाइज्ड हुई थी, और वही कुछ हुआ है। ये हमारा एक तरह का एनालिसिस था, हमारी इंफॉर्मेशन नहीं थी बिल्कुल कि जो हमने कहा कि एक तो आपको करना नहीं चाहिए, इतना जल्दी आपको हेस्टी उसको रिजेक्ट नहीं करना था, आपने कर दिया, व्हाट नेक्स्ट? उसके बाद जो मैंने कहा था कि ब्लफ कॉल कर लिया हुकूमत ने, नवाज शरीफ साहब ने, कि जनाब जो हमने करना था कर लिया, आपने मुस्तरद कर दिया, फेयर इनफ, अब आपकी मर्जी, अब आपने क्या करना है, अब आपने जाके वहां पे ये वज़ीर-ए-आज़म हाउस पे कब्जा करना है, जो आप नहीं कर सकते। जब आप वज़ीर-ए-आज़म हाउस पे कब्जा नहीं कर सकते जनरल मुशर्रफ की तरह, तो फिर तो यही कुछ होना था जो आज हुआ है। अल्टीमेटली तो यही चीजें होनी थी। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है जिस पे तनकीद आ रही है हमारे एस्टेब्लिशमेंट पे या हमारे इस पे इंस्टीट्यूशन पे, आर्मी के इंस्टीट्यूशन पे, कि आपने एक हाइप खुद क्रिएट की इंस्टीट्यूशन ने। अब थोड़ा सा इनको अपनी अब सोल सर्चिंग की जरूरत है। हम तो पहले दिन से एक स्टांस हमने रखा हुआ था, डॉन लीक्स पे क्या है, ट्वीट पे भी, सारी चीजों पे भी। आपने एक हाइप क्रिएट की, उस हाइप को आपने मीडिया ने इस्तेमाल किया, क्योंकि मीडिया ने आपकी बात पे यकीन किया जी वाकई जी बहुत बड़ा पाकिस्तानी तारीख में ऐसा काम हो गया, हमारी नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच जो इससे पहले कभी हुआ ही नहीं है। ये आपने मीडिया के जरिए आवाम को फीड किया, और हमने भी आगे से, जो मेरे जैसे दोस्त हैं बहुत सारे, मैं चले मुझे भी उसमें शामिल करना, अगरचे मेरी और आमिर की पोजीशन बड़ी डिफरेंट रही है, चले हमें भी उसमें मिला लेते हैं अपने आप को। हमने भी, वो कहते हैं तबले पे संगत दी, हमने भी झुमर मारी, हमने भी डांस किए, उसमें इलाके रक्स हमने भी किए, सब ने मिला के। ये काम आपने इससे पहले भी एक दफा किया हुआ है। हमारी एस्टेब्लिशमेंट को इस तरह जब वो करेगी, इसके लिए थोड़ी सी एम्बेरसमेंट आएगी, जो आज सारे मुल्क में आ रही है, तनकीद आ रही है। लोगों से ज्यादा इंस्टीट्यूशन को थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए। लोगों की तवक्कुआत आसमान पे ले जाके यकदम आप नोज डाइव करते हैं, फिर ये तवक्को करते हैं कि जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, क्योंकि हम इशू को समझ चुके हैं, हम सेटिस्फाई हो गए हैं, तो पब्लिक भी फौरन ओवरनाइट जो है ना ये भी सेटिस्फाई हो जाए। ऐसे नहीं होता। इन्होंने ड्रोन पे हमारी पॉलिसी क्या थी जनरल मुशर्रफ दौर से, मैं थोड़ा कंट्राडिक्शन बताना चाहता हूं। जनरल मुशर्रफ दौर से ये हुआ, इन्होंने अमेरिकन को अलाउ किया कि आप ड्रोन अटैक करें। एक तरफ अमेरिकन को कहा कि अटैक करो, आपको फला फला टारगेट देते रहे, वो खुद भी ढूंढते रहे। दूसरी तरफ मीडिया के एंकर, सहाफी, जर्नलिस्ट, मेरे जैसों को बुला के जीएचक्यू में, हमें तो कभी नहीं बुलाया गया, बुला के उनके जरिए क्या हुआ, हम तो बैन रहे हैं अल्लाह के फजल से, मुझे ब्लैक लिस्ट ही रहे। 30 साल में मुझे ये शर्फ मैं भी कभी आज तक कभी नहीं बुलाया। मैं ब्लैक लिस्ट में, हम तो मतलब दूसरे एलिमेंट्स में आ जाते हैं जिन पे भरोसा नहीं किया। खैर, उनके जरिए इन्होंने पूरी, इससे भी बड़ी हमने मीडिया कैंपेन चलाई, हमने कॉलम लिखवाए, हमने इस पे टीवी शोज किए, हमने यहाँ पे कौमी असम्बली में तकरीरें की, हमने पूरे मुल्क को ऐसा बना दिया, एंटी अमेरिकनाइजेशन पे चले गए। रीजन कि अमेरिकन हमारे इनोसेंट ये मारे, और हमारी एस्टेब्लिशमेंट ये करवा रही थी। जो हमारे यहाँ पे आर्मी के साबिक जनरल्स आते रहे हैं, उनकी इनके साथ सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग थी, बाद में विकी लीक्स में सामने आई। इवन यूसुफ गिलानी साहब की जो आई विकी लीक्स में आया था, उन्होंने अमेरिकन को कहा जी आप हमले करते रहे, हम आपको आपकी मजम्मत करते रहेंगे। इवन जनरल क्यानी साहब का अगर आपको याद हो, डॉन में बहुत बड़ी स्टोरी छपी थी कि जनरल क्यानी साहब ने अमेरिकन को टारगेट दिए थे। ये मैं नहीं कह रहा, विकी लीक्स की चीज है ये, कि फलां फलां जगहों पे ड्रोन अटैक करो। उस वक्त भी हमने कहा था कि अगर ड्रोन के हमले पाकिस्तान की सलामती के लिए जरूरी हैं, तो अब पाकिस्तानी कौम को इत्मीनान मिले। आर्मी जनरल की बात पे लोग ज्यादा बिलीव करते हैं। बिल्कुल ऐसा उस वक्त आर्मी जनरल को बताना चाहिए था जी हमारी मजबूरी है, पहाड़ी इलाके हैं, ये तालिबान हमारे लिए बेखतरा है, मुल्क के लिए बेखतरा है, हमारी आर्मी वहां पे, हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं है, ड्रोन नहीं है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम जाएं, लेवल की नहीं है, हमें अमेरिकन की सपोर्ट चाहिए। आप एडमिट क्यों नहीं करते? जो बात अमेरिकन के साथ आप बैठ के डील कर रहे हैं, तो वो आके अपनी कौम को इत्मीनान में लें, कौम को समझाएं कि कौम ये समझेगी, कोई बेवकूफ लोग तो नहीं है कि अपनी नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज करें। आपने वहां पे भी यही कुछ किया कि पूरे पाकिस्तान आज भी समझते हैं जो अमेरिकन अकेले ऑपरेट कर रहे थे, हालांकि हमारे एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से कर रहे थे। सेम अब आपने यहां पे किया है। अब आपने एक हाइप लेके बहुत ऊपर चीजें लेके हैं, और आपने कहा पता नहीं हम क्या कर गुजरेंगे। और मेरे जैसे सहाफी, दानिश्वरों, कालम निगारों ने भी बैठ कर बस, और कुछ एक यहाँ दिफाई मुबसरीन के फौज तैयार कर ली गई है, उनका भी यही काम है, टीवी पे बैठ के सुबह शाम वो क्या मत लाते रहते हैं, बस अभी गया, कल गया, दम का जाना, वो क्या कहते हैं, ठहर गया, सुबह किया गया, शाम किया। जब आप इस तरह के दानिश्वर टीवी पे बिठाएंगे, इस तरह के मेरे जैसे आप एंकर्स के जरिए चीजें करवाएंगे कि अभी गया, सुबह गया, शाम गया, और जब ये इस तरह की अंडरस्टैंडिंग करेंगे आप, तो आप पे तनकीद भी आएगी। सही। और आपका एक जो सबसे बड़ा मेरे का नुकसान हुआ है वो है क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस का, वो है ट्रस्ट का। लोग ये समझ रहे थे कि आपने उनको
बात समझा दी थी कि ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी पता नहीं क्या कुछ हो गया है। अब लोग आपकी ये बातें मान लेते हैं, आपने सैनिटी की है। हम तो लोगों में से हैं क्लास साहब जी। बिल्कुल, अभी हम छोटी सी ब्रेक पे चलते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कुछ इसी ट्वीट से मुतालिक जो कि डीजी ISPR की जानिब से आज किया गया इसके मुतालिक बात करेंगे। और जिस तरह से एक नोटिफिकेशन जारी कर देने से बात खत्म नहीं होगी, अभी भी ऑपोजिशन सख्त तनकीद कर रही है कि मुकम्मल तहकीकाती रिपोर्ट सामने आनी चाहिए। आखिर वो रिपोर्ट कब सामने आएगी भी या नहीं आएगी, डिटेल से इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। डॉन लीक्स की इंक्वायरी कमेटी की जो रिपोर्ट थी उससे मुतालिक हम बात कर रहे हैं। आमिर साहब, डॉन लीक्स पर सिविल मिलिट्री मामला तय पा गए। वज़ीर आज़म की आज होने वाली मुलाकात के बाद हमने देखा, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से क्लास साहब ने कहा एक हाइप क्रिएट की हुई थी, लेकिन एकदम से आप नीचे आ गिरे हैं। तनकीद का अब सामना है, एक चैलेंज लिया, उसको पूरा ना किया। इसको क्या कहेंगे, वो एक अंग्रेजी में वो जो कहते हैं ना कॉमेडी ऑफ एरर्स, के एक गलतियों दर गलतियों का एक बहुत बड़ा पहाड़ था ये। और ये अक्कासी करता है इस वक्त पाकिस्तान की स्टेट ऑफ अफेयर्स की, मिलिट्री और सिविल के आपस के ताल्लुकात की। ये अक्कासी करता है हुकूमत के कन्फ्यूजन की कि ये किस तरह मशावरत करते हैं, किस तरह फैसले करते हैं कि इनसे इस तरह का मसला पूरा मुल्क 7-8 महीने से जकड़ा हुआ है, इस पर ही हो रहा है। ये कासी मीडिया की भी करता है कि एक इशू को नॉन इशू को पकड़ के कहाँ तक जो ये कह रहे थे हाइप ले गए हैं। और आखिर में हमें ये 8 महीने बाद ये भी नहीं पता चला कि जनाब उसका नतीजा क्या था। रिकमेंडेशंस हमें नहीं शेयर की गई, सिर्फ ये हमें प्रेस रिलीज दी गई है। ना हमें ये बताया गया कि जनाब वो जो पकड़ना था चूहा जिसने लीक की थी वो कौन था, ये भी नहीं पता चला। आपने अपने इब्तिदाइये में इसका जिक्र किया, तो उसमें हाँ ये ज़रूर हुआ कि आर्मी ने रिट्रीट की अपनी, एक उसको पता नहीं अब स्ट्रेटेजिक रिट्रीट है या ये छोटी लड़ाई करके किसी और बड़ी लड़ाई में इसका नतीजा निकलेगा। पर फिलहाल उन्होंने एक स्टेप बैक लिया कि उन्होंने वो जो ट्वीट की थी कि जनाब रिपोर्ट दिस इज रिजेक्टेड जो है ना, वो उन्होंने वापस ले ली। और हुकूमत की तरफ से जो इस प्रेस रिलीज में नजर आता है कि क्या तब्दीली आई है, तो 2 तब्दीलियां हैं इसमें। एक तो ये है कि पिछली उसके अंदर परवेज अपने जो है परवेज रशीद साहब का जिक्र नहीं था कि वो हालांकि रिजाइन तो उनका हो गया हुआ था वैसे भी, मगर उनका नहीं ब्लैक एंड वाइट में लिख के दें कि जनाब उनको किया गया है ताकि आप दोबारा ना लगा लें। तो एक उनका जिक्र है। दूसरा एक बड़ी बेवकूफ़ाना सी चीज़ इसके अंदर डाल दी है उन्होंने कि जनाब APNS को डायरेक्शन दें कि इनके खिलाफ एक्शन लें, डॉन के खिलाफ, जफराबाद के खिलाफ और सिविल माइडा का। अब वो हम सबको पता है, शायद इनको नहीं पता कि APNS वो मालकान की एक तंजीम है। और आपने पहले ही फैसला खुद ही कर दिया है कि उन्होंने जो है ना एक्शन लें क्योंकि उन्होंने गलत किया। हमें नहीं बताया कि उन्होंने गलत क्या किया है। ये पाकिस्तान की तारीख में ना पहली दफ़ा इस तरह की खबर आई है जो है। इस तरह की खबरें हम जिक्र करते रहे हैं कि रॉयटर की खबर का हम जिक्र करते हैं जिसके अंदर GHQ के अंदर कोर कमांडर्स की मीटिंग की सारी तफसील थी कि 5 कोर कमांडर्स ने जो है फैसला किया और 5 ने कहा कि जनाब कू कर दिया जाए। और उस पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जब राहील साहब थे उन्होंने कहा नहीं, ये इस तरह की ग्राफिक डिटेल थी। कभी किसी ने नहीं एक्शन लिया कि जनाब वो खबर गलत थी या सही थी, किसी ने कुछ नहीं कहा। खबर भी तो आमिर मैं बात कर रहा हूँ, वो भी तो प्लांट कराई जा सकती है ना राहील साहब को प्रो डेमोक्रेटिक एक जनरल साबित करने के लिए कि देखे कोर कमांडर जो है वो कू करना चाहते हैं, बट आई एम हियर इन द सैडल, तो मैं कू नहीं होने दे रहा। इस तरह खबरें प्लांट होती हैं। खबर फिर वो यही है ना कि जो आपको सूट करती है आपके उसके नैरेटिव के मुताबिक जा रही है तो उस पर आप चुप रह जाते हैं। वरना यहाँ और भी खबरें छपती रही कि प्राइम मिनिस्टर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने निकाल दिया। ये डॉन अखबार टीवी से शुरू हुई थी, सारे टीवी चैनलों ने चला दी थी। वो एक मेरे हम नाम ने दे दी थी, मैं आज भी शर्मिंदा होता हूँ उस पर कि जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने नवाज शरीफ साहब से इस्तीफा ले लिया है। ये वहां से याद है ये भी खबर चली थी। एनीवे ये पहली दफा ब्रीच के वो नहीं हुए कि नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट में हुआ, ये पहली दफा होता रहे। अब इसका तजिया ये बनता है कि ये हुआ क्यों, पीछे बैठ के देखें तो लेट्स जस्ट से इट, हुआ क्यों था। हुआ यूं था कि उस जमाने में ये कोशिश की जा रही थी जनरल राहील के एक्सटेंशन की, और उस दौरान में ये केस आई और उसके अंदर ये इतना बिल्ड करके उसको आसमान तक ले गए कि वो उसमें ये, क्योंकि हर एक फौज वाले भी बता चुके थे अपने लंगरों में मैसेज में कि जनाब बहुत बड़ा ब्रीच हो गया है। हमारा मीडिया भी इसकी तरफ ही चल पड़ा हुआ था कि बहुत बड़ा ब्रीच हुआ। तो आखिर में जाके अभी ये जो नून लीग वाले, अब मेरी ये जरूर उनसे गुजारिश है, बेवकूफ़ी कर रहे हैं कि वो जो विक्ट्री के निशान मना रहे हैं ना और ये चेस्ट थम्पिंग कर रहे हैं कि हम जीत गए और जो है कुछ भी नहीं दिया। भाई साहब 3 लाशें तो आपने दे दी हैं पहली
कि आपने जो है परवेज रशीद साहब को भी फारिग कर दिया और एक राव तहसीन बेचारे का कोई कसूर नहीं है। वो पीआईओ की औकात नहीं होती है उनके ऑफिस की कि वो हमारे से खबरें रखवा सके। हल्की फुल्की हेयर एंड देयर जिनको इश्तिहार देना बेचारे मैनेजमेंट कर लेते हैं। हमारे डॉन अखबार से खबर रखवा लेंगे, उनकी भी बली दे दी गई, तारिक फातमी साहब की भी बली दे दी गई। तो ये सारा तो हो गया। अभी चेस्ट थम्पिंग इसलिए ना करें कि शायद ये छोटी लड़ाई इन्होंने लड़ी है, अभी एक बड़ी लड़ाई पैनामा की चल रही है। आप कौम को एक और ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं। वो नहीं, वो बात ये है कि ये शहीद बनना जो चाह रहे थे ना कि देखें अब फौज तो निकल गई, उन्होंने माफी मांग के साइड पे हो गई है। तो अब ये तो नहीं कह सके कि जो जुडिशरी कर रही है पाकिस्तान इदारा वो भी कुछ साजिश का हिस्सा था। वो साजिश नहीं है जनाब, वो अब भुगते हैं। वो ये डॉन लीक्स की वजह से टेंशन डाइवर्ट हुई थी इस तरफ, अब सारा पैनामा पे दोबारा आएगा तो भुगते इतनी जल्दी विक्ट्री के निशान ना बनाएं। और ये पैनामा की आपने बात की क्लासेस साहब, लेकिन कल भी एक फैसले से पहले जो फैसला एतजाज साहब ने दिया था पीपल्स पार्टी ने कि वज़ीर आज़म साहब निकल जाएंगे जेआईटी पैनामा के हवाले से जो बनी है, अभी भी उन्होंने कहा कि हमें पहले से पता था कि ये मामला क्लियर हो जाएगा, डॉन लीक्स में इत्तेफाक तय पा जाएगा, मरियम बच जाएंगी। अभी इस पे बात करते हैं। हमारे इसमें बीए में मैंने पढ़ा था, इंग्लिश लिटरेचर का मेरा बीए ऑप्शनल था। उसमें एक शेक्सपियर का प्ले था जो हमारे कोर्स में था, उसका नाम था मच एडो अबाउट नथिंग। मतलब वो कहते ना मच एडो अबाउट नथिंग, पूरा ड्रामा उन्होंने इसी पे लिखा। ये ड्रामा भी उसी तरह का लगता है कि कॉमेडी ऑफ एरर्स, इस तरह के ड्रामा उसी क्या होता है। दूसरी मेरी अभी ना प्रोग्राम शुरू होने से पहले हमारे दोस्त हैं कालम निगार हारून रशीद साहब, वो क्योंकि वो डिफेंस मामलात को बड़े करीब से देखते हैं, उनके कंटेक्ट्स भी बड़े अच्छे हैं डिफेंस के, उन सर्कल्स में। मैंने उनको फ़ोन करके मैं कि ज़रा हारून साहब से डिस्कशन कीजिए कि हमें थोड़ा सा समझदार करें, उनको एनलाइटन करें। तो हमारे हारून साहब से दो चार चीज़ें मुझे उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका एनालिसिस भी है और उनके पास खबर भी होती है अंदर की, उनकी इन्फॉर्मेशन भी है। वो ये कहते हैं कि ना जो आमिर ने अभी बात की है, तो हारून साहब ये बात पहले कह चुके हैं मुझे, उन्होंने सीज फायर हुई है, ये सीज फायर हुई है, सुलह नहीं हुई। बड़ा मुख्तसर सा कट उनका जुमला होता है, उन्होंने एक जुमला कहा बैटल हैज बीन वॉन, द वॉर इज स्टिल देयर, नंबर 1। दूसरा उन्होंने कहा जनाब एक कदा सरकारी अफसर हैं अभी वो भी चले जाएंगे, एस्टैब्लिशमेंट में वो लीव की एप्लीकेशन उनकी पहुंच गई है। मतलब आप खबर नहीं थी, उस पे अभी जारी है। तो फवाद की कुर्बानी उन्होंने तो नहीं कहा, हारून साहब ने तो नहीं नाम लिया, लेकिन आमिर साहब ने नाम ले लिया है तो ठीक है। तीसरा वो ये कहते हैं कि उनका हारून रशीद साहब का कहना था कि हमारी फौजी एस्टेब्लिशमेंट में ये अंडरस्टैंडिंग है कि नवाज शरीफ साहब को जो है सियासी शहीद ना बनाया जाए, जो लड़ाई के लिए वो तैयार हो गए थे। एक दफा फिर मजलूम हो के वो पूरा कहें जी देखें जी मुझे 5 साल पूरे नहीं करने दिए, देखा जी इन्होंने हमें फौज ने फिर आके हमें टॉपल कर दिया है। तो लिहाजा उन्होंने कहा जनाब कि ठीक है, जो बात आमिर ने भी की है, हारून साहब भी ये कह रहे हैं कि उन्होंने सीज फायर करके एक कदम पीछे चले वो कहते हैं टू लिव टू फाइट फॉर अनदर डे, चलो फिर कहीं और लड़ लेंगे, ये चीज होगी। और उनका एक और बड़ी बात जो आपने इन्होंने की है यहाँ पे आमिर साहब ने, तो हारून साहब का ये कहना था कि इन्होंने इसमें जो नई चीज़ डलवाई है, इन्होंने परवेज रशीद साहब का नाम दोबारा डलवाया है ताकि परवेज रशीद साहब दोबारा वजीर ना बन सकें। तारिक फातमी साहब का नाम दोबारा इन्होंने डलवाया है ताकि वो दोबारा वजीर ना बने। राव तहसीन साहब हमारे दोस्त का नाम फिर डलवाया है कि उसको फिर कोई वो ना दे सकें। लिहाजा उनका ये कहना है कि ये चीज़ें जो हैं एक तरह की सीज फायर हुई है, जंग उनका जो आपस में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट टक्कर है वो खत्म नहीं हुई है। हमने बात यकूम को कह दी थी कि उस दिन इन्हें ये चीजें सेटल कर लेनी चाहिए थी। जब आपने वहां रिजेक्ट का अल्फाज इस्तेमाल किया, जो मैंने कहा हाइप आप ऊपर लेके चले गए थे, आपको हाइप नहीं लेके जानी चाहिए थी, बहुत ऊपर से जाके आपने नीचे आना हुआ है। सो हारून रशीद साहब को तो यही कहना है जो आमिर साहब कह रहे थे कि उनकी इसमें ये वक्ती तौर पर रिट्रीट है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा हैविंग सेड ऑल दिस कि आर्मी रिट्रीट हुई है, अब इससे बड़ा बर्डन नवाज शरीफ साहब और उनके कैंप पे आया है जो वो नहीं कैरी कर सकते। बता दो, भारी पत्थर इनसे नहीं चूमा जाता, ये ना उठा सकते ना चूम सकते हैं। ये क्या करेंगे जो आमिर कह रहा है, ये विक्ट्री निशानात, और अभी से कॉलम लिखवाने शुरू कर देंगे अपने प्रो जो हैं उनके जरिए इसको अपनी विक्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट की डिफीट आके करना शुरू कर देंगे। यही काम इन्होंने माजरत के साथ जनरल करामत के साथ किया था। जनरल करामत वाज ए वेरी डिसेंट मैन, एक पढ़ा लिखा एक जर्नल था, उसको भी इन्होंने यही कहा। और बाद में जनरल करामत साहब भी जिस तरीके का उनका इवन आर्मी के सर्कल्स उनको नहीं लाइक करते थे एक स्टेज पे कि जनरल साहब ने शायद वो स्टैंड नहीं लिया जो लेना चाहिए, वो चले गए। उसके बाद जो नए जर्नल है जो उन्होंने हशर किया वो आपके सामने जनरल मुशर्रफ आए थे। अभी भी बहुत सारे सर्कल ये कहते हैं कि जनरल बाजवा के साथ भी आप वही काम कर रहे हैं कि आपको अगर एक प्रो डेमोक्रेसी एक जर्नल आया है जिसने क्लियरली कहा है कि हम डेमोक्रेसी के साथ खड़े होते हैं, आपने क्या किया, उनको सामने एक तरफ कुर्सी पे बिठाया। जनरल रहील को तो साथ बिठाते थे, या तो कुर्सी वहां से शुरू करते ना,
रहील को साथ बिठाते थे, जनरल साहब को, और बाजवा साहब के सामने कुर्सी टेबल खाली रख दी, बस एक हमारा 20वें ग्रेड का अफसर, फेयर इनफ कि जमहूरियत में यही कुछ होता है। फिर वो सैल्यूट कर रहे हैं आपको, आपने वो तस्वीरें, अब ये तस्वीरें मैं आमिर ने आपने कोई वहां खड़े होकर तो नहीं ली ना भाई, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में सरकारी जो आपका कैमरा वो कैमरा मैन है उसने ली है, आपने रिलीज की है। आपने जनरल बाजवा साहब अगर आर्मी आपके हवाले से सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, मतलब जमहूरियत के हवाले से आप उनको कॉर्नर कर रहे हैं, वीक ना शो करें। इस वक्त ज़रबे अज़्म के बाद ज़रबुल फसाद भी चल रहा है, रद्दुल फसाद भी चल रहा है, और भी कश्मीर में मामला होता है, उनको वीक ना शो करें कि वो वीक हो गए। थोड़ा सा मैं इस पर बात करना चाहता हूँ कि कैसे ये जो है ना ऐसा ऐसा वही काम की तरफ लेके जा रहे हैं जो जनरल जिया साहब के साथ भुट्टो साहब करते थे ना। ठीक है, बिल्कुल। तो आप जरा थोड़ी सी ना एक थोड़ी सी केयर एंड कॉशन इज रिक्वायर्ड। बिल्कुल, तालियां और विक्ट्रियां जो है ना कोई आपके लिए मसाइल। ठीक है, अभी हम छोटी सी ब्रेक पे चलते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे, जिस तरह से माजी के दरीचों से क्लासेस में कुछ हवाले दिए हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ जो अपोजिशन की जानिब से सख्त तनकीद की जा रही है इस तमाम सूरत हाल पर, और एतजाज हसन साहब ने तो डायरेक्ट इस्तीफे का मुतालबा जो DGISPR से कर दिया है, इसकी भी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। क्लासेस अब नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट की तो मैं बात आपसे करूंगी जो एक नया सनसनीखेज मोड़ आया, कौमी खजाने को 113 अरब का टीका लगा है, लेकिन माजी के हवाले से आप दे रहे थे, एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वही सूरत हाल दोहरा रहे हैं जो जनरल जिया की। भुट्टो साहब याद आ रहे हैं, भुट्टो साहब का रवैया जो उनके साथ जनरल टिक्का खान साहब थे, वो साहब जरा भुट्टो साहब एक नए लीडर के तौर पर सामने आ रहे थे 71 के बाद, उनकी पावर थी, अथॉरिटी थी। उसके बाद जनरल जिया को लेके ये बड़े मुद्दब हैं और बड़े इंतहाई इनको मैं जैसे कहता हूँ वैसे करते हैं, ताबेदार हैं। पर्टिकुलरली अटक कला ये साजिश लोगों को याद हो तो वहां पे कुछ मिलिट्री अफसरान पे इल्जाम लगा था कि बगावत करना चाह रहे थे भुट्टो साहब के खिलाफ, तो उसकी जो उस पे मिलिट्री कोड था उसकी जो प्रिजाइड ओवर किया, अगर मैं गलत नहीं कह रहा आमिर साहब मुझे करेक्ट करेंगे, जनरल जियाउल हक साहब जो उस वक्त थे मेजर जनरल थे, समथिंग नहीं जूनियर अफसर थे, कर्नल टाइप थे, उन्होंने उसको नहीं उस वक्त मेरे ख्याल सीनियर होते, इतने कर्नल लेवल पे नहीं थे क्योंकि ना 3 साल बाद तो वो बन गए थे, वो आर्मी चीफ बन गए थे, वो सीनियर उस पे थे। एतजाज हसन साहब वकील पेश हुए थे वहां जी, उन्होंने वहां पे उन्होंने भुट्टो साहब को खुश करने के लिए बड़ी सख्त सजाएं दी थी कि भुट्टो साहब खुश हो जाएंगे और मेरे ऊपर एतमाद करेंगे कि अपना बंदा है। हर सियासतदान को अपना बंदा चाहिए होता है, भुट्टो साहब हूं या नवाज शरीफ साहब हूं या जो भी हो। खैर उन्होंने जिया साहब ने उनका कॉन्फिडेंस भी नहीं किया हर वक्त मुद्दे पर रहना, और भुट्टो साहब उनको आके ना ओपनली उनको ना इंसल्ट भी करते थे, उनका निक नेम रखा होता मौलवी, ये इस तरह की चीजें ये लिखी हुई हैं, किताबों में आ चुकी हैं। और फिर मौलवी साहब ने जो कुछ किया वी नो इट। रीजन क्या होती है, आपके साथ अगर कोई बंदा अच्छा है, मुद्दब है, आप उसको वीकनेस के तौर पर ट्रीट करें, उसका इंस्टीट्यूशन उसको इंसल्ट करना शुरू कर देता है कि सर यू आर नॉट फिट टू रूल अस, लीड अस। ये कुछ इन्होंने उसका जनरल करामत के साथ किया। एक छोटी सी बात की थी ना उसने कि नेशनल सिक्योरिटी होनी चाहिए, अभी नवाज शरीफ साहब ने उसको बिल में शामिल किया, कानूनी तौर पर नवाज शरीफ साहब ने वो प्रपोजल कानून का हिस्सा बनाई है जो जनरल करामत ने 1998 में कहा था, अभी इन्होंने खुद बनाया, उसको हिस्सा बनाया। चले आपने इस्तीफा ले लिया, उसके बाद आपने कहा जनाब मुशर्रफ आगे एक और कमजोर उर्दू स्पीकिंग, इसकी तो लॉबी कोई नहीं है, और उसको ढूंढ के लाया, खुफिया मुलाकातें किया आपने, उनके साथ जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। मुझे कहां से ये फील हो रहा है विदाल मई वो कहते हैं इसके साथ कि उसी तरह की चीजें आप कर रहे हैं। अगर आपको जनरल मुद्दे आप के साथ, आपके लिए वो प्रेशर ले रहा है, आपको वो स्पेस दे रहा है, और ये जो डॉन लीक्स थी ना ये उसकी जनरल बाजवा की क्रिएट की हुई नहीं थी, ये जनरल रहील साहब की लेगेसी थी जिसको उन्हें फॉलो करना था, पूरा करना था, क्योंकि जहां पे भी गए हैं तो फौजी अफसरान पूछते हैं कि जब तक हाइप बन चुकी हुई थी इतनी ज्यादा कि वो कुछ रेट्रिब्यूशन चाह रहे थे। तो जनरल बाजवा ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी अपने ऊपर, उन्होंने एक वो लिया है, एक शॉट लिया है कि पिछले को जो किया हुआ लेगेसी थी उसको रिवर्स करना। एक आसमान पे हाइप लेके गए थे वो जनरल रहील साहब, एंड देन कट ए डील, सऊदी अरेबिया चले गए, तो ये इतना आसान काम नहीं था इनके लिए, इनके जनरल बाजवा के लिए। लेकिन इवन देन इनका ट्वीट जो है ना इनके लिए वो मसला बना गया। अदरवाइज जनरल बाजवा साहब को उस चीज पे हमने उस दिन भी कहा, परवेज रशीद साहब चले गए जैसे आमिर ने कहा, उसके बाद उन्होंने उसको फातमी साहब को हटा दिया, उन्होंने रौ तसीन को हटा दिया। आर्मी को इस पे मुतमिन होकर फिर अपने आप को विन विन करके विक्ट्री बना के चले जाना चाहिए था। जब आपने कहा कि नोटिफिकेशन इज रिजेक्टेड, फिर आप आसमान पे ले गए कि पता नहीं आप क्या करना चाहते हैं। लेकिन हमें डाल दिस, आप जो है ना इसी चीज को अगर आप अपने आने वाले दिनों में इसको क्रिएट करेंगे तो मुझे जनरल जिया और भुट्टो साहब याद आ रहे हैं। बाकी करनी तो उसी अपनी मर्जी है, जो पंजाबी का लतीफा है वो करते रहें। लास्टली मैं ये कहता हूँ हमारे एस्टेब्लिशमेंट को और हमारे मीडिया को भी और आवाम को भी थोड़ा सा शऊर में रहना चाहिए। इस तरह के इश्यूज हमेशा पॉलिटिकल हुकूमत के खिलाफ क्रिएट होते रहे, जनरल पाशा ने भी किए,
उन्होंने मेमो गेट खड़ा किया था, एक्सटेंशन लेनी थी, उन्होंने ले ली, आपके सामने है। इसके बाद अगर आपको याद आ जाएगा एक रेमंड डेविस का मसला हुआ था, वो भी एस्टेब्लिशमेंट ने खड़ा किया था मसला। और बाद में लियोन पेनेटा ने अपनी किताब में लिखा उसकी वर्दी फाइट्स में कि मैंने इसको तलब किया जनरल पाशा को, DGISI को, वाशिंगटन, वहां पे न वर्जीनिया में जो न CIA का हेडक्वार्टर है, लिखा हुआ है। उसने कहा मैंने जनरल पाशा को कहा कि अगर ये रेमंड डेविस को कुछ हुआ यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। और वही जनरल पाशा साहब ने, जो पाकिस्तानी मीडिया फिर आसमान पे चढ़ गया था, हमारी नेशनल सिक्योरिटी, हमारी सॉवरेनिटी, हमारा मुल्क, और ये रेमंड डेविस बंदे मार गया, उन्होंने ही उसको पूरा पैक बना के वन पीस में यहाँ पे लाहौर एयरपोर्ट बिठा के सुलह सफाई 20 करोड़ रुपया भी हमने अदा किया, जेब से दे के उसको कंधार भेज के हमने टेक्स्ट किया उस वक्त कैमरान मेंटर को कि सर एक्सीलेंसी मिशन इज अकम्प्लिश्ड एंड पैकेज इज ऑन इट्स वे। वो ट्रांसपोर्टर टाइप जो फिल्म के जो डायलॉग होते हैं कि पैकेज इज ऑन इट्स वे। तो जनाब ये सारी डील जो होती हैं ये हाइप क्रिएट की जाती हैं टू कट देयर ओन डील्स। अब मैं इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता कि फिर कहीं नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच ना कर बैठूं। लेट्स सेड काफी है। ठीक है, बिल्कुल। क्या सब अब बढ़ते हैं नंदीपुर पार प्रोजेक्ट की तरफ। उसके ऊपर इस मंसूबे के लिए जो डेट दी गई थी उससे ताखीर हुई, लागत बढ़ गई 113 अरब। कल तक हम 60 अरब की बात कर रहे थे, ये 113 अरब का मामला है। क्लास साहब इतने ज्यादा पैसे ऊपर चले गए, टीका लग गया हुआ है। इन चीजों को फॉलो करते रहते हैं, हालांकि लोग सुनना चाहते होंगे मजीद डॉन लीक्स पे, लेकिन हमने नेशनल सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए मजीद ब्रीच होने से बचा लिया है। इतने तक भी हमने कहा काफी है, बाकी अवाम जाने और उनके पसंदीदा का वो जो हमारे ग्लैडिएटर्स हैं वो जाने हम कौन होते हैं जी, अब्दुल्ला की तरफ बेगाने होने वाले जनाब। इसमें ये स्कैंडल बड़ा यूनिक किस्म का स्कैंडल है जो आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में एक दफा फिर आया है, जिसको हम उठाते रहते हैं और जिसपे हमें ये बड़ी मुजम्मत करते रहते हैं, ख्वाजा से भी, शहबाज शरीफ साहब भी, दीगर लोग भी, जी क्या आपने तूफान खड़ा किया, हमने तो बहुत बड़ा काम कर दिया। आपके इंस्टीट्यूशन में चीजें ला रहे हैं। आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में हमारे जो रिपोर्टर कवर करते हैं सारी चीजों को, मैं भी कभी कभार चला जाता हूँ, इमरान मगराना जो है, आज वहां पे एक नई चीज हुई है। एक स्टोरी आई थी कि ये प्रोजेक्ट का थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। 12 अरब रुपए का था, 12 से ये सर 22 हुआ जब पीपल्स पार्टी छोड़ के गई। इल्जाम ये लग रहा था कि पीपल्स पार्टी ने जनाब उस वक्त इन्होंने लेट कर दी फाइल और इन्होंने साइन नहीं किए थे उस डील पे, जिसकी वजह से डिलेइंग इनको कास्ट देनी पड़ गई थी। और 22 अरब के बाद शहबाज शरीफ साहब ने पहले महीने चाइना गए थे और मैं भी चाइना गया था ये कवरेज के लिए, उस वक्त मैं साथ था जहां पे और भी साथी थे। जब वहां पे पहुंचे तो हमें बहुत बड़ी खबर दे दी गई कि शहबाज शरीफ साहब ने चाइनी हुकूमत के साथ मिलकर डील कर लिए और नंदीपुर जो है ये जनाब रिवाइव किया जा रहा है। और अचीवमेंट क्या है कि ये 57 अरब रुपए में चाइनीज इसको रिवाइव करके देंगे। 22 से 57 हो गया बैठे बैठे रातों रात। हमने कहा जी बड़ी खुशी, हम तबले पे संगत देना लग गया कि भाजी बिजली का मसला है। देन मुनव्वर बशीर साहब हैं जनाब, ये थे ये एक्स MD ये पेप्को थे, इन्होंने एक लेटर लिखा जिन्होंने पूरा प्रोजेक्ट नंदीपुर कंसीव किया था, प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, वो कहते हैं नानी थे प्रोजेक्ट की, नानी थे। उन्होंने मुनव्वर बशीर साहब ने लेटर लिखा चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब को, एक्सीलेंसी इस डील में 15 अरब रुपया खाया जा रहा है। उन्होंने कहा जनाब कि ये आप झूठ बोल रहे हैं, पीपल्स पार्टी को डिले जरूर हुई थी, मान लेते हैं, लेकिन इतनी डिले नहीं हुई थी कि 22 से आप 57 अरब रुपए कर दें। उन्होंने कहा जनाब चाइनीज तो सिर्फ 4 अरब रुपए मांग रहे थे आपसे। उन्होंने कैलकुलेशन की सारी डिटेल मेरे पास। उन्होंने कहा जनाब सारी एस्केलेशन मिला के, डिलेइंग मिला के, ये सारे का सारा बना के भी ये आपका 44 या 45 अरब रुपए से ज्यादा नहीं बनता और चाइनीज इतने मांग भी नहीं रहे। उनका ये कहना था कि 15 अरब रुपया ये इसमें खाया गया है। आते ही जो कहते हैं ना हमारा एक स्कैंडल बताइए, स्कैंडल बता रहे हैं जनाब, ये मैं नहीं कह रहा, MD पेप्को जिसने ये प्रोजेक्ट कंसीव किया था उसका लेटर है। 15 अरब रुपया इन्होंने कहा जनाब ये खाया। ये ऐसे ये तुक्के लगते हैं यहाँ पे बैठे बैठे है। शहबाज शरीफ साहब ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, बड़ा इस पे शोर भी मचाया था। अच्छा, उस पे क्या कहा, एक और यहाँ पे हेरों की पता ये चला कि नंदीपुर की कास्ट जो है ना वो 57 अरब से। अब सुनते हैं इस मुल्क के साथ होता है क्या, फिर लोग हमसे नाराज होते हैं कि दिन रात आपको ये नजर आते हैं स्कैंडल। 12 से 22 हुआ, 22 से 57 हुआ, 57 से 84 हो गया। 84 आप कहते हैं आप सुने 113 कितना बताया आपने, 113 अरब हो गया है। यो भाई यार खुदा का कोई खौफ करें यार। 15 अरब रुपया आपने खा लिया है बकौल उसके MD ये पेप्को के। मुझे वो टॉल्स्टॉय का उसका अफसाना याद आता है कि एक इंसान को कितनी जमीन चाहिए, ओ यार कितने अरब आपको चाहिए, कितने बिलियन चाहिए। आज सारे का सारा मलबा उन्होंने डाल दिया किस पे कि जनाब ये लॉ मिनिस्टर जो थे बाबर अवान साहब थे उनका कसूर है। बाबर अवान साहब की अपनी मैंने एक दफा बात की थी, उन्होंने मुझे कहा था कि फलां चीजें जो थी इसमें नामुकम्मल थी, मैं कैसे कंडोन कर देता उनको। वो कल को मैं पकड़ा जाता और आप लोग मेरे ऊपर स्कैंडल बना देते कि जनाब फलां चीजें गलत थी एग्रीमेंट में, आपने साइन कैसे कर दिए। मैंने उनको कहा था कि रेक्टिफाई करें फिर मैं साइन करूंगा। ये खैर उनका पॉइंट ऑफ व्यू है उस पर। आज मुझे ये बताएं, चलो बाबर अवान का तो कसूर था कि जनाब के 22 से 57 हो गया, ये 57 से 113 का जिम्मेदार कौन है? यही तो है कि इसका जिम्मेदार आमिर साहब मेरा ख्याल मेरा दिल चाह रहा है आमिर मतीन साहब सारा थोप दूं कि ये जनाब के 12 से
ना 22 से 57 का जिम्मेदार तो बाबरमान है हमारा, मान लिया जी बाबरमान ने बहुत बड़ा गलत काम कर दिया, ये 57 से लेके 113 अरब रुपए तक का जिम्मेदार कौन है? ये तो फिर पिछले 3 सालों में इसमें ये जो प्रोजेक्ट है ये पूरी इनकी जो है ना गवर्नमेंट की जो वर्किंग है उसको एक्सप्लेन करता है। और ये जो रोज नारे लगा देते हैं कि हमारा एक भी प्रोजेक्ट लेके आए, एक पैसे के करप्शन साबित करें तो नाम बदल लेंगे, तो ये एक की वो सही कहती है, एक नहीं आता, वो अरबों खरबों की चीज निकलती है, 1 रुपए की वाकई नहीं निकलती, इतना छोटा काम नहीं करते। पहले तो मैं क्रेडिट देना चाहूंगा कि ये पीएसी के अंदर पब्लिक अकाउंट कमेटी में जब से सेनेटर्स आए हैं बड़ा फर्क पड़ गया। ये जो मुकमका चल रहा था ना नेशनल असेंबली में पीपल्स पार्टी के लोगों का और जो है गवर्नमेंट का और पीटीआई की नलायकी रहती थी, कोई इतना उनका कोई फाल ही रोल था, उसमें ये टेक्नोक्रेट जो आए हैं वो सब नाराज हो जाएंगे। शफकत साहब की परफॉर्मेंस मुनासिब रही है, उनकी मुनासिब रही है, मैं इसलिए और ये मैं बिल्कुल मेरिट पे कह रहा हूँ। ब्रेक पे जाना बड़ा जरूरी हो गया आमिर साहब, माजरत के साथ अभी छोटी सी ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। आमिर साहब का भी जो पॉइंट ऑफ व्यू है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से मुताल्लिक उस पर बात करेंगे, और कुछ इस्लामाबाद के बहरिया टाउन में जो स्टेज गिरने का अफसोसनाक वाक़या पेश आया था उसकी भी कुछ डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। इस्लामाबाद के बहरिया टाउन में आमिर साहब एक अफसोसनाक वाक़या पेश आए, प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग हो रही थी, स्टेज कर गया। ये अप्रैल के आखिरी हफ्ते की बात है, लेकिन ये खबर कहीं रिपोर्ट नहीं हुई और ना खबर सामने आना ही बहुत बड़ी खबर बन गया। अफवाहों का बाजार हर तरफ गर्म नजर आ रहा है सोशल मीडिया पर। बिल्कुल सही आता हूँ। लास्ट में एक बस जुमला कहना चाह रहा था कि नंदीपुर का ये जो प्रोजेक्ट है जिसके इतने फीते काटे गए और नून लीग वालों ने इतना ज्यादा, ख्वाजा आसिफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये एक केस बना दिया था कि ये देखिए हमारे में और पीपल्स पार्टी में फर्क कि हमने क्या कमाल कर दिए। ये सारी करप्शन स्कैंडल इसके बावजूद जो है वो सिर्फ 20% बिजली भी नहीं बना रहा, उस पर बाद में आएंगे। ये जो वाकया आप कह रहे हैं कि ये बैरिया वालों के साथ एक चैनल का वो था और ये ज़्यादा रिपोर्ट नहीं हुआ, जिसकी वजह से इल्ज़ाम लगे कि जनाब मीडिया ने ब्लैकआउट किया है। ब्लैकआउट हमने कम से कम हमारे यहाँ तो ऐसा ब्लैकआउट की ये वजूहत नहीं थी, मगर एक तो ये है कि वो चैनल की एक्सक्लूसिव फंक्शन था, इसलिए उनके एक्सक्लूसिव कैमरास थे, तो वो कोई इसलिए बाहर नहीं निकल सके, मेरा ख्याल है। दूसरा है कि जो सोशल मीडिया में उसकी जो लीक्ड किस्म की प्राइवेट लोगों ने अपने छोड़े वो बड़े मिसलीडिंग थे और यहाँ पे और बड़े मुबालगा अमेज थे कि ये इस तरह की खबरें चल रही थी कि इस तरह को 30 लोग मर गए, जो कि आखिर में पता चला है कि शायद अभी भी वो भी कंफर्म नहीं हो रहा कि एक जो है ना शायद एक खातून की हलाकत हुई है, मगर जख्मियों पे अभी भी है कि कितने जख्मी हुए। हमारे यहाँ क्योंकि वो बैरिया से रिलेटेड हम कम से कम ये कह सकते हैं कि हमने मलिक रियाज साहब की शायद उन चैनल्स में से हम ही हैं जो कि टेकअप करते रहे हैं और हमेशा की है। जब भी कोई उनसे रिलेटेड कोई मामला होता है उनका एक कंट्रोल है मीडिया के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा इश्तिहारात देते हैं और सारे ही चैनल उसके अंदर शामिल है। बल्कि वो लोग जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा क्रेडिट ले रहे हैं कि उन्होंने ही कामयाब, उनके यहाँ भी मलिक रियाज पे आगे पर जल जाते हैं। तो हम करते रहते हैं। हमारा जो था उसके अंदर जो लेट उस पर नज़र पड़ी, हम उसकी हलाकतों का जो था क्लास साहब और मैं डिस्कस करते रहे कि वो शोर नहीं था हो रहा कि कितनी हलाकतें हुई हैं और हम सही रहे। बेहतर है इसका कि ना दे देना बजाय इसका कि गलत कर देना। चलें ठीक है जी, क्लास साहब आप क्या कहेंगे इसके? मैं इसमें वो कहते हैं बड़ी खबर ये बन गई है कि खबर नहीं चली। दुनिया भर में हादसे होते रहते हैं, ये कोई मतलब बहुत सारे फुटबॉल के स्टेडियम गिर जाते हैं, क्रिकेट के गिर जाते हैं, तारीख में है। आपको स्टोरी अब देनी चाहिए थी, खबर देनी चाहिए थी, उसी चैनल को ही मेरा ख्याल है दे देनी चाहिए थी कि वहां पे हुआ है सारा। जब आपने सारी चीजें वहां पे वो कर दी हैं, रोक दी हैं, उनको मैनेज कर लिया है, तो उसके बाद डाउट्स भी पैदा होने थे, डाउट्स पैदा भी हुए। एक की बजाय 30 का फिगर आने पड़ गए, 500 लोग जख्मी हो गए, ये चीजें हुई। और दूसरी चीज ये है कि लोगों ने बहुत सारे कहा जी आपके पास ये वीडियोज हैं, वीडियो में क्लियरली चीजें नहीं आ रही थी, लिहाजा उस पर जंप करना मुश्किल था। एक दो चीजें। तीसरी चीज कि विक्टिम थे उन्होंने किसी ने पुलिस के पास नहीं गए, कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं। हमारे जो सोर्सेज होते हैं मेन इस तरह के क्राइम के या इस तरह की चीजों, वो पुलिस वाले होते हैं, वहां से क्राइम रिपोर्टर खबर लेके आते हैं जिसको आप आगे आके आप आके पेश करते हैं। मेरी इतलाज ये है कि तमाम मुतासरीन ने जिसके उनको जख्म आए सब ने पैसे ले लिए, एवरीबॉडी हैज टेकन मनी, इवन जिस खतून की डेथ हुई है उनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने भी एक अच्छी खासी उनकी फैमिली ने बिग सेटलमेंट किए। ये मेरे लिए बात मानने की नहीं है कि वहां पे सैकड़ों लोग हैं और किसी एक ने भी जाकर थाने में एफआईआर नहीं कराई, कोई शिकायत नहीं की। तो ये चीजें जो हैं, और जाते हुए लास्टली कहूं,
दाद दें। एक तो उन्होंने जाती कि उनको बिजली बंद नहीं करनी चाहिए थी, हेल्प करनी चाहिए थी जो नहीं की इंतजामिया ने, बैरिया टाउन, मलिक रियाज वगैरह ने। दूसरी चीज ये थी लास्टली दाद दें उस कौम को, हमें भी दाद दें कि जनाब जब ये सारी गड़बड़ हुई है और वहां पे बेचारे लोग जख्मी थे, चीख पुकार कर रहे हैं, वहां से इनकी 20-25 मोटरसाइकिलें भी चोरी हुई हैं। अच्छा। जाते हुए अवाम जो गई थी ना मुफ्त का माल लेने के लिए, जाते हुए मोटरसाइकिल भी वो उठा के ले गई है, वो जो तोहफे तहफ उनको मिलने थे वो भी ले गई हैं। तो अल्लाह के फजल से जितनी वहां पे मलिक रियाज की इंतजामिया ने बेहिसी का, बेदर्दी, रुकलेसनेस का मुजाहरा किया है, उन्होंने भी उनकी हेल्प करने के बजाय उन्होंने जनाब भागते चोर की लंगोटी सही जाते हुए मोटरसाइकिल बिल्कुल जाते हुए जिसके हाथ जो लगा वो लेके चले गए। इसके साथ साथ जो नंदीपुर का पार्क प्रोजेक्ट का मंसूबा है, इसके हवाले से भी आइंदा आने वाले दिनों में कंप्लीट आपके पास डिटेल के साथ फॉलो अप देते रहेंगे। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचते हैं।